स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आजकल आप लोग काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुनते रहते हैं और इसीलिए दुनिया भर में होड़ लग गई है देशों के बीच में कि कौन इसमें आगे निकलेगा। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हो, इन सभी को जो एक कॉमन चीज़ जोड़ती है वो है आपका इसका हार्डवेयर। इसके पीछे का जो हार्डवेयर है जिससे ये सब कुछ चलता है, इसको हम कहते हैं GPU, दैट इज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। और क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है जो इसको बनाती है, जीपीयू को बनाती है? 80% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ एनवीडिया सबसे बड़ी कंपनी है। रिसेंटली आपने सुना भी होगा, एनवीडिया काफी खबरों में रहा था, इसके शेयर के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े थे। लेकिन यहां पर एक बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि भारत सरकार एनवीडिया के साथ एक बड़ा डील कर सकती है जिसकी वजह से करीब 10,000 करोड़ का खर्च हो सकता है। ये आप देख सकते हो खबर, इंडिया आइज एनवीडिया पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल AI चिप्स। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और जीपीयू के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आज के डेट में इसका महत्व कितना ज्यादा बढ़ गया है और इसके पीछे की कहानी क्या है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं। चाहे 2025 की तैयारी हो, बुक्स के साथ सभी कुछ आपको मिल जाएगा, या फिर 2026 की तैयारी, ये लॉन्ग टर्म बैच है जो कि 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। लेना मत भूलिएगा क्योंकि इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो सभी कोर्सेज पर मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, अगर आप प्रेजेंट सरकार की बात करोगे ना, तो यहां पर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम हो रहे हैं, चाहे रोड्स हो गया, हाईवेज हो गया, रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी मदद करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ यहां पर एक दूसरे तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिसर्च, इनोवेशन, कई सारी चीजों को बूस्ट मिल सकता है। और स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा प्रोसेसिंग, इस तरह की कई चीजों में आगे अगर बढ़ना है तो हमें इस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जैसा कि आप सबको पता है, भारत आज के डेट में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल होता जा रहा है। जो कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हमें उसकी आवश्यकता है, क्योंकि देखो अभी तो क्या है कि हम बहुत अभी लोअर लेवल पर हैं। अगर हमें एडवांस वाली चीजें करनी है, AI की जब हम बात करते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, तो उसके पीछे जो चीजें चलाएंगी वो एक सबसे बड़ा है जीपीयू, दैट इज ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमें किसी ना किसी प्रकार से कोशिश करके इसको अपने अंडर में लाने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए, यहां पर दो ऑप्शन है भारत सरकार के पास, क्योंकि आपको समझना है ये जो जीपीयू है ना, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, देखिए अक्सर हम क्या बात करते हैं, लिथियम की बात करते हैं, हम कहते हैं लिथियम स्केयर है। तो यहां पर हमें और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि लिथियम हमारे पास आए। उसी प्रकार से आप इसको भी देख सकते हैं, जीपीयू जो है इसको उतने बड़े स्तर पर अभी नहीं बनाया जाता है। जीपीयू एक तरह से स्केर्स है और एक्सपेंसिव भी है, और इसीलिए भारत सरकार के पास देखिए इसको लेने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि सिर्फ सब कुछ मार्केट पर छोड़ दो, जैसे कि मार्केट पर छोड़ दो, जो इंडस्ट्रीज हैं, रिलायंस है, टाटा है, वो अपने हिसाब से समय समय पर अगर उनको लगेगा वो इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगी और वो चीज हमारे पास आ सकता है। या फिर दूसरा तरीका है, आपने देखा होगा रिसेंटली सरकार ने मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए PLI जो स्कीम लाई थी, उसके तहत हम यहां पर जा सकते हैं। देखिए, अगर हम पहले वाले तरीके से जाएंगे कि बस मार्केट पर छोड़ दो, तब तो कुछ खास होने वाला नहीं है, वैसे ही हम पीछे रह जाएंगे, जैसे बहुत सारी चीजों में हम पीछे रह गए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भारत एक न्यू एज टेक हब बने, तो हमें कहीं ना कहीं दूसरा तरीका अपनाना होगा, सरकार को कुछ सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करनी होगी, तब जाकर हम इसको अचीव कर सकते हैं। और देखिए, यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लार्ज डोमेस्टिक कंप्यूटिंग कैपेसिटी जो है, भारत कोशिश कर रहा है कि वो सॉवरेन रहे। मतलब जो डेटा वगैरह हम बात करते हैं ना, क्या है कि हमारे पास वो सॉफ्टवेयर, हमारे पास वो हार्डवेयर ही नहीं है कि हम भारत में ही उसको प्रोसेस कर पाएं, जिसकी वजह से बहुत सारा डेटा हमारा बाहर जाता है, फिर भारत आता है, फिर बाहर जाता है। तो इसकी वजह से हम सॉवरेन तो रहे नहीं, अगर हमें एक्चुअल में सॉवरेनिटी लानी है तो सारा का सारा डेटा हमारे देश में रहे, ये कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए भारत सरकार ने इसकी इंपॉर्टेंस को पहचाना है जीपीयू के, और इसलिए इसको लेकर कोई ना कोई सोल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, यहां पर सोल्यूशन क्या हो सकता है
कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है जो जीपीयू बनाती है एनवीडिया, उसके साथ एक डील कर लिया जाए और यहां से अगर हमें कई सारे जीपीयूज मिल जाएंगे, इसकी वजह से भारत सरकार वो जीपीयू जो लोकल स्टार्टअप्स हैं भारत में, रिसर्चर्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सस्ते दाम पर, सब्सिडाइज रेट पर दे सकेगा। और इसके लिए सरकार ने ऑलरेडी, आपको पता होगा अगर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन 10,000 करोड़ का लॉन्च किया था, उसके तहत सरकार ये कर सकती है। खैर, सबसे पहला अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि जीपीयू में तब से बात कर रहा हूं, लेकिन ये जीपीयू होता क्या है? देखिए, इसके नाम से ही आप समझ पाओगे, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो बेसिकली इट इज बेसिकली अ टेक्नोलॉजी दैट कैन रेंडर ग्राफिक्स बेटर। जो ग्राफिक्स वगैरह हम देखते हैं ना, चाहे 2D मॉडल हो, किसी भी प्रकार की चीज़ें जो आप देख रहे होते हैं, ग्राफ्स हैं या फिर चार्ट हो गया, या फिर आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आजकल देखते हो ना, बहुत सारे इमेजेस वगैरह सामने आते हैं पुराने, जैसा आप बोलोगे एआई को उस तरह का आपको इमेज क्रिएट करके दे देगा। तो वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं, उसके पीछे का जो हार्डवेयर इन्वॉल्व है, जो उसको प्रोसेस करता है, वही है आपका जीपीयू। और इसी से काफी रिलेटेड टर्म, आई एम श्योर कि आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, कंप्यूटर के क्लास में आप जाते होगे तो वहां पर आपने सीपीयू के बारे में पढ़ा होगा, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको आपने बचपन में पढ़ा होगा, इट इज ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। उसी प्रकार से जीपीयू को आप कह सकते हैं कंप्यूटर हार्ट या फिर सोल। जी हां, ये इतना मायने रखता है। जीपीयू एक तरह से इवॉल्व फॉर्म है सीपीयू का, और इसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, क्योंकि सीपीयू क्या करता है, 1 बाय 1 टास्क को करता है, एक एक करके टास्क को करता है। लेकिन जीपीयू क्या है, एक बहुत ह्यूज टास्क को, एक कॉम्प्लेक्स टास्क को थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड करके उसको रिजॉल्व कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। और इसीलिए जीपीयू के पास वो कंप्यूटिंग पावर है, मतलब कि यहां पर ह्यूमंगस कंप्यूटिंग पावर, आप कह सकते हैं कि कितने भी बड़े से बड़ा प्रॉब्लम हो, जीपीयू उसको सॉल्व कर देगा। तो अब आप में से कई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये ग्राफिक्स कार्ड क्या है फिर, क्योंकि आप अक्सर लैपटॉप वगैरह लेने जाते हो, कंप्यूटर लेने जाते हो, अक्सर आपने देखा होगा उसमें ग्राफिक्स कार्ड होता है, तो जितना ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है उस हिसाब से आप लेते हैं। तो देखो, ग्राफिक्स कार्ड क्या है, ये जो इमेज होता है उसको बेटर डिस्प्ले करने में मदद करता है। हमारे कंप्यूटर में अगर मान लो, अगर आपको कोई बहुत हैवी गेम्स वगैरह खेलना है और आप चाहते हो लैग ना हो, तो इंश्योर करना पड़ेगा कि उसमें अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड हो। तो एक तरह से आज के डेट में जो जीपीयू हम देखते हैं ना, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें, उसका अर्ली अवतार आप कह सकते हैं ग्राफिक्स कार्ड। और ओरिजिनली ग्राफिक्स कार्ड की तरह जीपीयू भी जो है वो आपका ग्राफिक्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। 3D ग्राफिक्स हो गया, बेटर और फास्ट हमें ग्राफिक्स मिल सके, उसके लिए जीपीयू इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के डेट में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सुपर कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो जीपीयू इन सब चीजों में बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने लग गया है। और जिस तरह से एक्सप्लोजन हुआ है एआई का पिछले कुछ साल में, जीपीयू और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर डेटा सेंटर्स वगैरह में भी अगर आप देखोगे तो जीपीयू की आवश्यकता पड़ती है। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि भारत को जीपीयू की इतनी आवश्यकता क्यों है? देखो, सिंपल सी चीज है, भारत आज के डेट में डिजिटल में कन्वर्ट हो गया है, देयर इज नो डाउट। यहां पर हर गली मोहल्ले से लेकर कहीं पर भी आप जाओ, डिजिटल आपको उसका एक कॉमन चीज देखने को मिलेगा। और पिछले दशक में, पिछले 10 सालों में अगर आप देखिए तो काफी तेजी से ग्रोथ हुई है। चाहे आप डिजिटल पेमेंट की बात करें, चाहे वो जैसे भी हुआ हो, टेलीकॉम में रेवोल्यूशन आना, फिर रिलायंस जो आया था उसने जो टैरिफ है इंटरनेट के वो काफी कम कर दिए थे, फिर गवर्नमेंट कई सारे स्कीम्स लेकर आई, 5G सर्विस अब आ गया है, ई कॉमर्स का काफी ग्रोथ हुआ है। तो इसकी वजह से ओवरऑल डिजिटल पेमेंट में भी काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो दैट इज व्हाई इंडिया नीड्स अ बिगर एंड मोर पावरफुल डिजिटल हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। यही प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो डिजिटल हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं हो पाया है। सॉफ्टवेयर के मामले में तो भारत नंबर 1 है, आप सबको पता है, हम सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हार्डवेयर की हम बात कर रहे हैं ना, वो भारत के पास नहीं है। सो जैसे जैसे भारत के अंदर बिजनेस, इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज बढ़ती जाएगी, हमें उतना ज्यादा डेटा सेंटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। और स्पेशली जब गवर्नमेंट, आपको पता है, यहां पर कंपनीज को यह कह रही है कि आप डेटा को बाहर मत ले जाइए, भारत में ही रखिए, तो अगर हमें वो भारत में रखना है सारे डेटा को, तो इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे पास वो हार्डवेयर हो, हमारे पास कैपेबिलिटी हो। कैपेबिलिटी होगी ही नहीं तो कितना भी आप कोशिश कर लो, डेटा को भारत में नहीं रख सकते हो। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर हमें फ्यूचरिस्टिक बनना है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो आगे चलकर नई नई
टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं, तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी, इनोवेशन करने के लिए भी हमें ये जीपीयू की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके अलावा भी भारत में आपको पता है स्टार्टअप, स्मॉल इनोवेटर्स, बिजनेसेस, एकेडमिक्स, वो लोग जीपीयू को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत महंगा है, जितने भी छोटे इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसेस हैं। तो भारत सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को ये चीज प्रोवाइड करे। और आपको मैं एक आंकड़ा भी देता हूं, भारत का जो कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, ग्लोबल जितनी कैपेसिटी है ना, उसका 2% से भी कम है हमारा कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो हम रेंडर वगैरह कर सकें ग्राफिक्स वगैरह को, वो हमारे पास क्षमता ही नहीं है एक तरह से। एंड इंडिया आज के डेट में अगर आप देखोगे स्टार्टअप्स के मामले में, और स्पेशली जनरेटिव एआई स्टार्टअप्स के मामले में, तो हमारे पास 100 से ज्यादा आपको स्टार्टअप्स देखने को मिलेंगे एआई के अंदर, जनरेटिव एआई के अंदर। लेकिन इन सभी स्टार्टअप्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत छोटा है, माइनर, मतलब बहुत ही कम है। मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं, यूएस में अगर आप देखिए तो पिछले 10 साल के अंदर $250 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। और वहीं भारत में कितना हुआ है? सिर्फ $8 बिलियन। तो इससे क्या ही होगा। वहीं अगर आप चाइना का देखो, चाइना में $95 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, यूके के अंदर $18 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो अगर भारत चाहता है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हम लीडर बने, तो हमें यहां पर जीपीयू को अपने पास एक्वायर करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि अगेन जो जीपीयू है इट इज वेरी एक्सपेंसिव और काफी स्केर्स है। और एनवीडिया, जो मैं आपसे कह रहा था ना, एनवीडिया डोमिनेट करता है जीपीयू मार्केट के अंदर। 88% जो जीपीयू है वो अकेले एनवीडिया के द्वारा बनाया जाता है। और प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर आप एनवीडिया को आज के डेट में ऑर्डर दोगे ना, मतलब अगर मान लो भारत की कोई कंपनी कहती है एनवीडिया को कि हमें 1 लाख जीपीयू की आवश्यकता है, तो वो ऑर्डर कंप्लीट करने में 12 से 18 महीने लग जाएंगे। इतना टाइम, इतना लैग है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर से ऑर्डर आ रहे हैं एनवीडिया के पास, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो इसकी वजह से अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इस पूरे सिनेरियो में गवर्नमेंट एक तरह से इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकती है, एनवीडिया के साथ डील कर सकती है। अब देखो, एनवीडिया के साथ ये जो पूरी डील है वो मे बी 10,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। देखो, अभी तक कोई चीज तय नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली जब ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो फाइनल डिसीजन तब लिया जाएगा। लेकिन अगेन ये जो रिपोर्ट सामने आई थी इकोनॉमिक टाइम्स में, ये बहुत कुछ कहती है। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि कौन से साल में आरबीआई को एम्पावर किया गया था ताकि वो मनी मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, गोल्ड रिलेटेड सिक्योरिटीज मार्केट, इसको रेगुलेट कर सके? तो ये पावर आरबीआई को कब मिली थी? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।